नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई पाठ दूसरा जंगल। इस पाठ का स्वाध्याय संभाषणीय। जंगल में रहने वाले पक्षियों के मनोगत इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। वन्य प्राणियों में विभिन्न प्रकार के पक्षियों का प्रमुख स्थान होता है। जंगलों में तोता, मोर, कौवा, कबूतर, चील, बाज, मैना, गौरैया जैसे सभी प्रमुख पक्षी निवास करते हैं। पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। यह कृति के लिए आवश्यक सोपानों में पूछा गया प्रश्न है कि पिंजड़े में कौन कौन से पक्षी रखे जाते हैं। तो पिंजड़े में तोता, कबूतर। पक्षियों की अलग अलग बोलियां होती है। जैसे कौवा काव काव करता है तो कोयल कू कू करती है। पक्षी एक दूसरे में उनकी आवाज़ों के माध्यम से संवाद करते हैं और दूसरे पक्षी वह बातें समझ भी जाते हैं। उनकी आवाज़ ही उनके संभाषण का माध्यम है। जंगल का हर एक पक्षी अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। प्रकृति की विविधता के प्रतीक होते हैं ये पक्षी। अगर बोल पाते तो वे हमसे ज़रूर यह कहते कि हे मानव, तुम्हारी जीने की ख्वाहिश ने हमारा जीना खराब कर दिया है। हमें भी जीना है, जीवन का आनंद लेना है। हमें भी जीने दो, हमें भी तो जान है। खुद के फायदे के लिए हमारी जान से खिलवाड़ तो ना करो। संभाषणीय में एक और कृति है और वह है जंगल के राजा का मनोगत। इस विषय पर कक्षा में चर्चा का आयोजन कीजिए। उत्तर: मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, क्योंकि जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। मैं मांसाहारी जानवर हूँ। मैं जब जंगल में भ्रमण करता हूँ तो आसपास के सभी जानवर अपनी गुफाओं में, अपने घर में छुपने के लिए इधर उधर दौड़ते हुए देखे जाते हैं और भयभीत होते हैं। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ और मांसाहारी जानवर भी कहलाता हूँ। आज से कुछ सालों पहले जंगल काफ़ी अधिक थे। जंगली इलाका अधिक होने की वजह से मेरे जैसे कई सारे शेर जंगल में देखे जाते थे। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। जंगल भी आजकल बहुत ही कम बचे हैं और मेरे जैसे शेर की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। आजकल मेरे जैसे शेर ज़्यादातर चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य हमें बंधक बना लेता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान जीव है। उसने अपनी बुद्धि के जरिए मेरे जैसे शक्तिशाली जानवर को भी अपने काबू में कर रखा है। मैं दुनिया में आज सिर्फ मनुष्य के मनोरंजन के लिए हूँ। यानी मनुष्य चिड़ियाघर में मुझे देखता है तो उसका मनोरंजन होता है। मैं जंगल में निडर होकर घूमता हूँ, लेकिन मेरी वजह से जंगल के सभी जानवर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि मैं उन जानवरों का शिकार करता हूँ। लेकिन यह सब मैं केवल अपना पेट भरने के लिए करता हूँ। ईश्वर ने मुझे ऐसे ही बनाया है। यही मेरे जीवन का मनोगत है। मौलिक सृजन। जंगल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाले स्रोत है। इस विषय पर अपने शब्दों में लिखिए। जंगल पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और यह तो हम सब जानते ही हैं कि पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए ये जीवों के लिए यह प्राणदायिनी वायु
जंगल के पेड़ पौधों से ही उपलब्ध होती है। पठनीय, जंगलों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की जानकारी का वाचन कीजिए। जंगल एक मूल्यवान संसाधन है जो भोजन, आश्रय, वन्य जीवन आवास, ईंधन और दैनिक आपूर्ति जैसे औषधीय सामग्री और कागज प्रदान करते हैं। वन पृथ्वी की कार्बन डाइऑक्साइड आपूर्ति और विनिमय को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वायुमंडल, भूमंडल और हाइड्रोस्फीयर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करते हैं। लेखनीय, महाराष्ट्र के प्रमुख अभयारण्यों की जानकारी निम्न मुद्दों के आधार पर लिखिए, और वो मुद्दे हैं नाम, स्थान और विशेषताएं। नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य एग्जॉटिक मछली प्रजातियों, कीड़े और चींटियों का घर नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप यहाँ बाघ, नीलगाय, भालू, जंगली कुत्ते, तेंदुआ, यहाँ तक कि सांबर भी देख सकते हैं। इसके अलावा यह वन अपनी विभिन्न पक्षी प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। पक्षियों और उभयचरों की 100 से अधिक प्रजातियों के साथ नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के भंडारा जिला और गोंदिया जिले के मध्य स्थित है। प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए यह स्थान काफ़ी खास है। नागजीरा में आप झीलों की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ की नागजीर, मालुतोला, बोड़बाड़िया काफ़ी खास मानी जाती है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए यह स्थान काफ़ी खास है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य, कोयना वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के सबसे खास अभयारण्य में गिना जाता है। अपने रोमांचक अनुभव के लिए प्रसिद्ध कोयना में आप रॉयल बंगाल टाइगर को देखने का आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा ये जंगल भारतीय तेंदुआ, बाइसन, भालू, हिरन और भारतीय विशालकाय गिलहरी को भी देख सकते हैं। कोयना वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक खूबसूरती से सराबोर है। गर्मियों के दौरान परिवार या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यह स्थान सबसे खास है। यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप यहाँ भारतीय अजगर, किंग कोबरा जैसे खतरनाक जीवों को देख सकते हैं। राज्य के सातारा जिले में स्थित यह अभयारण्य पश्चिमी घाट के अंदर लगभग 423 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ की 3 नदियाँ कोयना, कंदती और सोलाशी अभयारण्य को खास बनाने का काम करती है। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य भारतीय विशालकाय गिलहरी का घर कहा जाने वाला महाराष्ट्र का यह अभयारण्य सह्याद्री पहाड़ियों के मध्य 131 किलोमीटर के क्षेत्र से अधिक फैला हुआ है। यहाँ पाई जाने वाली विशालकाय गिलहरी लगभग 3 फीट लंबी होती है। जीवों और वनस्पति सुरक्षा के लिए इस अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। इस अभयारण्य में आप ग्रे जंगल फाउल, लकड़बग्घा, लंगूर, जंगली सुअर, तेंदुए, हिरन जैसे जानवरों को आसानी से देख सकते हैं। इस जंगल के अंदर शिव मंदिर भी स्थापित है। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ जैसे भीमा और घोत का स्रोत यही जंगल है। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह बाघों की बहुतायत है। चंद्रपुर जिले में स्थित यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का सबसे पुराना अभयारण्य है। इस जंगल का नाम स्थानीय आदिवासियों द्वारा उनके भगवान ताड़ोबा या तारू के नाम पर रखा गया है, जबकि अंधारी
या बहने वाली नदी के नाम पर रखा गया है। इस जंगल में भगवान तारू को समर्पित एक विशाल पेड़ के नीचे एक मंदिर भी स्थापित है। दिसंबर जनवरी के महीनों में आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के दौरान यह स्थानीय लोग और पर्यटक इस मंदिर में जाते हैं। बाघों के अलावा आप यहाँ भारतीय तेंदुआ, नीलगाय, लकड़बग्गा, जंगली बिल्ली, मगरमच्छ, स्टार कछुआ, भारतीय अजगर, कोबरा और विभिन्न पक्षी और तितली प्रजातियों को भी देख सकते हैं। कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। उपरोक्त स्थानों के अलावा आप कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सैर का भी आनंद ले सकते हैं। अहमदनगर में स्थित इस अभयारण्य में आप कई जीवों को देख सकते हैं, जिसमें जंगली बिल्ली, मोंगोज, लकड़बग्गा, भेड़िया, जंगली सुअर, सांबर, खरगोश आदि जीवों को देख सकते हैं। इनके अलावा आप यहाँ विभिन्न पक्षी प्रजातियों के साथ जलीय जीव और तितली प्रजातियों को भी देख सकते हैं। अगर आप पहली बार वन्य अभयारण्य की सैर करने जा रहे हैं तो आवश्यक सामानों को लेना न भूलें। आसपास अपने गांव या शहर के वन विभाग अधिकारी से उनके कार्य संबंधी जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारे गांव के जो वन अधिकारी है, वनपाल है, उनसे मिलने के बाद उनके कार्य संबंधी जानकारी कुछ इस प्रकार मिली। यह वनपाल या नागदार के पद के अधिकारी होते हैं। हेड गार्ड को एक अनुभाग के प्रभारी के रूप में तैनात किया जाता है या जा सकता है। उसके अनुभाग को क्षति से बचाना होता है। जंगल की सीमाओं विभिन्न मार्गों से परिचित होना होता है। फुटपाथ, सड़कों, नालों, फायर लाइन पर नज़र रखनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि क्या किसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है। किसी अनुभाग में वन रक्षक के कार्य का निरीक्षण करना होता है। मील के पेड़ों के नाम और उसकी बीट के सामान्य वनस्पतियों और जीवों से परिचित होना होता है और उन्हें पहचानना होता है। दिन की घटनाओं का रिकॉर्ड करना या निरीक्षण करने के लिए एक दैनिक डायरी बनाए रखना होता है। सरकारी भवनों और सभी आवश्यक चीज़ों का पता होना भी आवश्यक है। आग से चराई या अवैध खनन से जंगल को होने वाली क्षति को रोकना होता है और वन अपराध के मामलों में मुआवजा भी वसूल करना होता है। श्रवणीय, मानो सूखा वृक्ष बोल रहा है। उसकी बातें निम्न मुद्दों के आधार पर ध्यान से सुनिए और वे बातें हैं: बीज, बचपन, ऋतुओं का परिणाम, मन की इच्छा। जब मैं बीज था, मैं भूमि के गर्भ में बोया गया और जब मेरे अंदर अंकुर फूटकर भूमि के सीने को चीर कर बाहर निकले, तब मैं पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ और पौधे का रूप मैंने धारण कर लिया। मेरा बचपन माली की देखरेख में बीता, जो मुझे पानी देता था और खाद देता था। मैं धीरे धीरे विकसित हो गया और बड़ा पेड़ बन गया। ऋतुओं का मुझ पर अलग अलग से परिणाम हुआ। पतझड़ ऋतु में मेरे सारे पत्ते झड़ गए। जो पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आई तो मेरे जीवन में बहार लेकर आई। बसंत ऋतु में मेरे सारे पत्ते हरे भरे हो गए। मैंने अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर लिया। यह मेरे लिए उत्सव के समान था। अगले वर्ष फिर पतझड़ आई, मेरे पत्ते झड़ने लगे। यही मेरे जीवन का चक्र लगा रहता था। सर्दी की ऋतु में मैं कड़ाके की सर्दी झेलता हुआ अविचल खड़ा रहता था, तो गर्मी की ऋतु में मैं प्रचंड गर्मी को सहता हुआ गुजरते राहगीरों को छाया प्रदान करता था।
मेरे मन की यही इच्छा है कि मैं अधिक से अधिक लोगों के काम आऊँ, उनके जीवन में अपनी छाया के माध्यम से शीतलता प्रदान करूँ, अपने फलों के माध्यम से उनकी भूख को शांत करूँ, अपने पत्ते, तने, वृक्ष की छाँव आदि के माध्यम से उनकी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करूँ। एक पेड़ के मन की यही इच्छा होती है और यही उसके जीवन की नियति है। वह अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए जीता है। पाठ के आंगन में एक सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला, प्रवाह तालिका, कहानी के पात्र तथा उनके स्वभाव की विशेषताएं। एक इसमें हमें लिखना है पात्र और उसके नीचे लिखनी है उसकी विशेषताएं। पहला पात्र है पीयूष और उसकी विशेषता है वह अबोध है, वह पशु पक्षी प्रेमी है। दूसरा पात्र है तविषा। तविषा एक आज्ञाकारी बहू है और प्यार करने वाली माँ भी है। शैलेश, शैलेश एक आज्ञाकारी पुत्र है। ख, पहचानिए रिश्ते। पहला, दादी और तविषा। दादी सास है तो तविषा उनकी बहू पुत्रवधू है। दूसरा है पीयूष, शैलेश। पीयूष पुत्र है और शैलेश उनके पिता है। तविषा, शैलेश। तविषा पत्नी है और शैलेश पति है। चौथा, शैलेश दादी। शैलेश पुत्र है और दादी माँ है। पाठ से आगे, पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं विस्तार पूर्वक लिखिए। मेरे घर में रानी नामक एक बिल्ली है। वह घर में सबकी चहेती है। उसे हम सब लाड़ प्यार करते हैं। उसके लिए हमने घर में ही एक छोटा घर बनवाया है। उसमें वह प्यार से रहती है। हम उसे रोज़ नहलाते हैं। नहलाते समय उसे बहुत मज़ा आता है। नहाने के बाद वह धूप में बैठना पसंद करती है। हम सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। उसका खाना पीना, यहाँ तक कि डॉक्टर और दवाइयाँ भी हम उसे वक्त पर मुहैया करवाते हैं। उसे हम ऐसे पालते हैं मानो वह हम में से एक ही है। दूसरा, पत्र लेखन। गर्मियों की छुट्टियों में महानगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायतों द्वारा पक्षियों के लिए बनाए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने के कारण संबंधित विभाग की प्रशंसा करते हुए पत्र लिखिए। सेवा में अध्यक्ष, महानगर पालिका, अकोला, महाराष्ट्र। विषय, पक्षियों के लिए घोंसले तथा चुग्गा दाना पानी की व्यवस्था किए जाने पर अभिनंदन हेतु पत्र। महोदय, आज आपको यह पत्र लिखते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं आज सुबह भ्रमण पर निकला तो मैंने पाया कि सड़क के दोनों ओर स्थित वृक्षों पर पक्षियों की चहल पहल है। मुझे ये दृश्य मनोहारी लगा। मैंने थोड़ा नज़दीक से देखने की कोशिश की, तब मुझे आपके विभाग द्वारा बनाए गए घोंसले दिखे। उसमें पक्षियों का बसा संसार देखा, पानी के कुंड देखे और उनके लिए अनाज देखा। आपके इस सराहनीय कृत्य से मेरा मन भर आया। आपने जो पक्षी संवर्धन हेतु कार्य किया है, आज मेरी नज़र में आपका और आपके विभाग का स्थान ऊंचा हो गया है। भवदीय। तीसरी कृति है कहानी लेखन। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए। उसे उचित शीर्षक देकर प्राप्त होने वाली सीख भी लिखिए
और वे शब्द है अकाल, तालाब, जन सहायता, परिणाम। कई साल पहले की बात है। एक गांव था, भरतपुर। उस गांव के लोग बहुत ही मेहनती थे। काम काज करके अपना गुजारा कर लेते थे। जिंदगी आराम से कट रही थी। लेकिन एक साल उनके गांव में अकाल पड़ा। लोगों के खाने पीने के लाले पड़ गए। सब हैरान थे, यह कौन सा प्रकोप हमारे गांव पर आया है। सब चिंतित थे। गांव में एक साधु थे। उनसे सलाह मशवरा करने हेतु सब गांव वाले इकट्ठा हुए। तब साधु महाराज ने एक उपाय बताया कि क्यों ना एक तालाब बनाया जाए। आपत्ति तो सब पर आई है, सबको मिलके इसका सामना करना होगा। जन सहायता से तालाब भी आराम से बन जाएगा। सबने साधु महाराज की बात सुन ली, बात मान ली। तालाब बन गया और सोने पे सुहागा। जैसे ही तालाब बना, 2-4 अच्छी बारिशें हुई, तालाब पानी से भर गया। उस साल के बाद उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी विपत्ति में अगर हम एकजुट होकर उस समस्या का सामना करते हैं, हल निकालते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। इस कहानी को हम शीर्षक देंगे, जहाँ चाह वहाँ राह। अब है रचना बोध। उत्तर, प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। यहाँ हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो, या हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यह बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।